हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टडी सर्कल। मैं चाहता हूं कि आप सभी सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप सभी इसका लाभ उठा सकें। तो जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू आपसे जुड़ूंगा, जिसमें कि हम डेली 5 एमसीक्यू करेंगे। कुछ ऐसे करेंगे, एक या दो, या फिर आर्गुमेंट राइटिंग। जैसे कि ये चैनल मैंने टोटली डिवोट किया है यूपीएससी सीएपीएफ के लिए। तो मैं चाहता हूँ आप सभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बाहर बैठ के बोलना बहुत आसान है, लेकिन ये यूट्यूब का वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल, जैसा कि मुझे आज पता चला, क्योंकि मैं 2 दिन से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ। फिर भी अभी तक मैं श्योर शॉट नहीं हो सका हूँ कि किस तरीके से एक, क्योंकि सामने खड़े होकर पढ़ाना एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है, और फ़ोन की स्क्रीन में कंटिन्यू घूरते रहना और फ़ोन के स्क्रीन से पढ़ाना एक टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो मैं चाहता हूँ आप सभी सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस चैनल को। हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले तो 5 एमसीक्यू करेंगे। देखिए क्या है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है अभी कोविड के कारण एक्सटेंड होने की संभावना तो है, लेकिन एक्सटेंड हुआ नहीं है अभी तक। जैसा कि तो आप सभी 7 अगस्त को ही अपना एग्ज़ामिनेशन डेट समझ के चले, तो आज से आपके पास 85 टू 90 डेज़ हैं। तो अगर आप मेरे साथ ये 5 एमसीक्यू डेली करते हैं, और एटलीस्ट, क्योंकि देखिए ये जो एमसीक्यू का लेवल रहेगा ये यूपीएससी के सिविल सर्विसेज का रहेगा, तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है इस एमसीक्यू से। अगर आप डेली डेली पाँच क्वेश्चन भी करते हैं मेरे साथ, तो आपके पास 400 से 450 क्वेश्चन, 400 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसमें से 40 टू 50 क्वेश्चन आपके एग्ज़ामिनेशन में आएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ, जो क्वेश्चन जहाँ से लेके आ रहा हूँ, कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। और मैंने खुद इस चीज़ की प्रिपरेशन की थी, तो मुझे पता है कि किस तरीके से इस एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के 5 एमसीक्यू से, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ए, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet. B, emergency can be extended for an indefinite period with approval of parliament for every 6 months. C, resolution approving the proclamation of emergency must be passed by a majority of 2/3 of the total membership of the house. D है हमारा, revocation of national emergency does not require approval of the parliament. तो आज का सेकंड क्वेश्चन हमारा, which of the following fundamental rights are guaranteed by the Indian Constitution under the right to freedom? First, right to assemble peacefully. Second, right to form association. Third, right to strike or effective bargain. Fourth, right to life and personal liberty. आपका थर्ड क्वेश्चन है, इफ इंडिया डिसाइडेड टू सीट टेरिटरी टू एनी ऑफ इट्स नेबर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी यूज्ड बाय द पार्लियामेंट? फर्स्ट, आर्टिकल 2, सेकेंड आर्टिकल 3 और थर्ड आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से चाहता हूँ कि यहाँ पे आप सीबीआई किस एक्ट के थ्रू इंडिया में आई है, और सीबीआई का एग्जिस्टेंस क्या है, आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तो फिर मैं आपको ये सीबीआई है क्या और किस तरीके से हमारे देश में आया, क्यों आया, तो ये सभी मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। तो तब तक आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। First, it deals only with the case of corruption and economic offences. Second, the CBI's functioning is superintended by the Central Vigilance Commission when the offence being investigated come under the Prevention of Corruption Act 1988. Which of the following statement given above are correct? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग? फर्स्ट, fostering cooperative federalism. Second, acting as a platform for the resolution of interdepartmental issue. Third, integrating villages into development process. Fourth, to leverage India's demographic dividend.
तो फ्रेंड, मैं चाहता हूँ कि आप सभी इन 5 MCQ को ज़रूर से ज़रूर अटेम्प्ट करें, और या तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं मुझे, या तो फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने। तो आप ज़रूर जाएं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और वहाँ पे आप इनका आंसर बताएं, ताकि मैं भी आगे वीडियो बनाने के लिए कहीं ना कहीं जितनी मेहनत की है मैंने आज, तो इतनी मेहनत मैं बरकरार रखूँ और आगे आपके लिए वीडियो लाता रहूँ। तो प्लीज़ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर इन 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। सो लेट अस स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन टुडेज टॉपिक, दैट इज़ सिग्निफिकेंस ऑफ G7 फॉर इंडिया। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक के साथ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये न्यूज़ में था क्यों, वाई द G7 समिट वॉज इन द न्यूज़। तो यूनाइटेड किंगडम हैज़ इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू अटेंड द G7 समिट शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन जून 2021। जैसा कि हमें पता है कि 5 जून को यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में इस साल का G7 समिट होने वाला है। इससे पहले 2019 में फ्रांस में हुआ था G7 समिट, वहाँ पे मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन ने भी इंडिया को इनवाइट किया था। तो अगर हम फैक्चुअल न्यूज़ की बात करें तो सबसे पहली बार ये G7 समिट हुआ था 1975 में। ये हुआ कहाँ पे था? फ्रांस में हुआ था ये फर्स्ट टाइम। तो ये फैक्चुअल न्यूज़ की बात हुई। तो इस साल इंडिया के अलावा ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को भी इनवाइट किया गया है। तो ये बात हमें पता होनी चाहिए कि G7 के जो मेंबर्स हैं वो बेसिकली ये इंडस्ट्रियलाइज्ड डेमोक्रेसीज़ हैं। तो इसके जो टोटल मेंबर है वो 7 है, तो इसलिए अभी इसको G7 बोला जाता है। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, US, UK, कनाडा, ये साथ में आपको याद हो जाएंगे, US, UK, कनाडा, और साथ में फ्रांस, जर्मनी और इटली, ये तीनों क्योंकि आसपास के देश हैं, और साथ में +1 जापान। तो ये जो 7 कंट्रीज़ हैं, ये 7 कंट्रीज़ मिलके टोटल हमारा ग्रुप ऑफ 7 बनाती है, जो कि G7 है। और इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया को इस साल इनवाइट किया गया है इंग्लैंड के द्वारा। तो हमें एक बात पता होनी चाहिए कि जो टोटल ये 7 कंट्रीज़ मिलके जो GDP बनाती है वो 30% ऑफ वर्ल्ड के इक्विवेलेंट है। अभी 30% ऑफ द वर्ल्ड ये जो GDP है वो इन 7 कंट्रीज़ के द्वारा है। इससे पहले, आज से 30 साल पहले, 3 डिकेड्स बिफोर, ये जो 7 कंट्रीज़ मिला के बनाती थी, उस टाइम पे ये बेसिकली G8 हुआ करता था। उस टाइम पे G8 हुआ करता था, क्योंकि 1998 में रशिया को ऐड किया गया था इसमें। 2014 तक रशिया इसका पार्ट था, लेकिन क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लिया था रशिया ने क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लिया था। इसके कारण ये G8 कंट्रीज़ ने एक डिसीज़न लिया और रशिया को इसके बाहर कर दिया। तो ये सारे फैक्चुअल न्यूज़ है, ये हमें पता होनी चाहिए, ये आगे होगा वैसे। तो हाँ, तो ये जो G7 मीट है, ये बेसिकली जो हमारा है, ये इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और एनर्जी पॉलिसी के ऊपर ये अपनी मीट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सब डिस्क्राइब कर रखा है कि ये जो 70%, 3 डिकेड बिफोर 70% ये टोटल GDP बनाते थे, अभी 30% ऑफ द GDP है। तो आखिरकार इसका सिग्निफिकेंस है कि इंडिया के लिए सिग्निफिकेंस क्या है? जो मेन टॉपिक है हमारा वो ये है कि सिग्निफिकेंस ऑफ G7 टू इंडिया। तो सबसे पहला जो इसका सिग्निफिकेंस है वो तो ये है कि ये वॉइस इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि हमें पता है कि इंडिया सिक्योरिटी काउंसिल का पार्ट बनना चाहता है, और साथ ही में इंडिया न्यूक्लियर क्लब में भी ज्वाइन करना चाहता है, क्योंकि इंडिया न्यूक्लियर कंट्री तो है लेकिन न्यूक्लियर क्लब में एडेड नहीं है। तो एनर्जी का पार्ट बनने के लिए ये G7 एक बहुत बड़ा पार्ट अदा कर सकता है। साथ में ये अलाइज अगेंस्ट चाइना भी, ये जो बेसिकली है, ये जो G7 कंट्रीज़ है, ये अल्टीमेटली एक एंटी चाइना अलायंस बनाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे कंट्रीज़ है कहीं ना कहीं एंटी चाइना है। तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी। बेसिकली ये जो यूनाइटेड स्टेट्स है, ये कहीं ना कहीं इंडियन पैसिफिक और क्वाड मेंबर में जो इंटरेस्ट दिखा रहा है,
तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिक्योरिटी कोऑपरेशन और इंडो पैसिफिक रीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। साथ में जो हमारा फोर्थ पॉइंट है इकोनॉमिक एंड ट्रेड, ये इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट देगा, क्योंकि ये जो 7 कंट्रीज़ है ये कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो ये हमें हेल्प करेंगे। हमारा ट्रेड इनके साथ बढ़ जाएगा और इकॉनमी भी बूस्ट होने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इसके साथ, जो कि हमें कोविड-19 पैंडेमिक से रिलीफ दिलाने कहीं ना कहीं काम आ सकती है। साथ ही में ये जो सारे के सारे कंट्रीज़ हैं G7 प्लस जो 3 कंट्रीज़ को जिनको कि यूके ने इनवाइट किया है, इंडिया, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तो ये सारे मिल के जो D10 है, एक डेमोक्रेसीज़ है। ये सारे के सारे 10 के 10 जो कंट्रीज़ है ये डेमोक्रेसीज़ हैं और ये फ्री और रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को बनाने में कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस फॉर इंडिया विद इन G7। आखिरकार चैलेंजेस हैं क्या क्या चैलेंजेस है जो कि इंडिया को फेस करनी पड़ेगी ये G7 कंट्रीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है ग्रुप ऑफ 20। जैसा कि हमें पता है कि G20 का मेंबर है इंडिया, और ये G7 जो है कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव फोरम है। अगर इंडिया G7 को ज्वाइन करना चाहता है तो ये कहीं ना कहीं डिबेटेबल हो जाए, क्योंकि देखिए G7 G20 को नहीं मानता, ये डिबेटेबल है। G7 बोलते G20 कुछ भी नहीं है। तो अगर हमें G20 का पार्ट बने रहना है तो हमें थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है यूएस हेजिमोनी। क्या है कि इंटरनली G7 के अंदर ही अपने आप में ही बहुत सारी डिसएग्रीमेंट्स हैं। जैसे कि यूएस हमेशा ही कोशिश करता है अपने आप को सबसे ऊपर शो करने की। तो जैसे कि पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, उसके अंदर यूएस ने विड्रॉल ले लिया था। क्योंकि टैक्सेस और इम्पोर्ट्स जो भी हुए थे मेंबर्स के थ्रू, तो वो इन्होंने नामंजूर कर दिया था। तो यूएस ने विड्रॉ कर लिया था, बोला नहीं भैया, हम इसके मतलब सपोर्ट में नहीं है। तो यूएस ने विड्रॉ कर लिया था। ये यूएस हमेशा ही कोशिश करता है कि शो करने की कि मैं बिग ब्रदर हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ तुम लोगों का, मैं जो बोलूँगा मानो, नहीं मानोगे तो फिर अब हो जाती है। अगर कोई बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, बहुत पैसे हैं इनके पास, तो ये शो करना चाहते हैं हमेशा कि हमसे दब के रहो भैया। तो ये कहीं ना कहीं एक चैलेंज है बहुत बड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉन इंक्लूसिव। जैसा कि हमें पता है कि अफ्रीका, रशिया और मिडिल ईस्ट की जो भी कंट्रीज़ हैं उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये भी विवाद है। अगर इंडिया को इन सारे देशों से अच्छे रिलेशन रखने हैं तो इसको ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है री इंक्लूजन ऑफ रशिया। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। क्या है कि आप हम सभी जानते हैं कि रशिया जो है वो चाइना का अलाई है, और अगर रशिया को ऐड कर लिया जाता है इस ग्रुप में तो वो कहीं ना कहीं चाइना को सपोर्ट करेगा, और चाइना को सपोर्ट करेगा तो इसका मतलब इंडिया को कहीं ना कहीं दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। तो हमें ये सारे पॉइंट्स अपने ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो अब हम मूव करते हैं अपने कंक्लूज़न की तरफ, दैट इज़ वे फॉरवर्ड। आखिर है क्या? द प्रपोज्ड एक्सपेंशन में ऑल्सो हेल्प G7 टू बी अ मोर रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन देन करेंट G7 एंड सब्सिक्वेंटली टू एस्टेब्लिश एन इक्वल प्लेटफॉर्म at global level. While India needs to be more conscious and pragmatic in relation to G7 without hampering its existing relation with Russia and G20. हाँ, इंडिया G7 में पार्ट लेना चाहता है। इसका एक्सपेंशन कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है ग्लोबल लेवल पे, लेकिन इंडिया को बहुत ज़्यादा फूक के कदम रखने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा इस चीज़ को लेके कि हम रशिया और G20 के खिलाफ़ कुछ ना करें, क्योंकि हमें इनसे भी रिलेशन मेंटेन करने हैं। तो क्योंकि हमें सबको ही पता है कि G7, रशिया और G20 में कितने ज़्यादा विवाद चलते रहते हैं, तो हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है मेरी तरफ से। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ और जानना है, देखिए ये पहली वीडियो है मेरी तरफ से भी, और ये फ़ोन के स्क्रीन में देख के पढ़ाना एक बहुत ही बड़ा टास्क है मेरे लिए भी। तो मैं चाहता हूँ आप सभी से कि प्लीज़ आप सभी सपोर्ट करें, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ और जो भी मतलब मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मुझे कमेंट बॉक्स में। मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर कुछ गलत है इसमें, अगर मैंने कुछ गलत बताया है तो फिर मैंने वैसे तो बहुत ही ज़्यादा, मैं हमेशा ही आपको भी बोलता हूँ और साथ में खुद भी हमेशा ही ट्रस्टेड सोर्स ही यूज़ करता हूँ। तो मैंने शायद कुछ गलत नहीं बताया, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने कहीं कुछ गलत किया है, या फिर आप चाहते हैं कि किसी तरीके से इम्प्रूवमेंट करूँ मैं इन चीज़ों में,
तो आप प्लीज़ मुझे बताएं और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे नए चैनल को, ताकि मैं आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेटेड रह सकूं। क्योंकि देखिए, चैनल बनाना कोई बहुत बड़ा, सिर्फ चैनल बनाने का सोचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन चैनल बना के किस तरीके से आप उस अपने पॉइंट्स को प्रेजेंट करते हैं, मुझे ही पता है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली मैंने पॉइंट्स को प्रेजेंट नहीं किए हैं, लेकिन धीरे धीरे, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो मैं धीरे धीरे वीडियो लाता रहूँगा आपके लिए। और साथ ही मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि जो भी मैं टॉपिक्स देता हूँ आपको, आप प्लीज़ उसके ऊपर आंसर राइटिंग लिखें। मैं नेक्स्ट डे में आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा कि किस तरीके से, अगर आप चाहते हैं तो मैं ये वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा कि किस तरीके से एक प्रॉपर ऐसे लिखा जाए, किस तरीके से इंट्रोडक्शन लिखा जाए, किस तरीके से बॉडी। तो वैसे मैंने अभी जो फ़िलहाल में आपको पॉइंट्स बताए, आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप अपनी आंसर राइटिंग करें और मुझे ज़रूर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भेजें ताकि मैं उसको रिव्यू कर सकूं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।